नमस्कार दोस्तों, 11 अप्रैल साल 1970 अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन का रॉकेट लॉन्च होता है। 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2:13. इसमें बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1 साल भी नहीं गुजरा है उस दिन से जिस दिन नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। और नासा का ये ऑलरेडी तीसरा मिशन था लोगों को मून तक भेजने का। पिछले 2 मिशंस के सक्सेस को देखकर इस रॉकेट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स बड़े कॉन्फिडेंट थे अपने मिशन को लेकर और अपने सपने को लेकर। इनका सपना चांद पर कदम रखने का। लेकिन इस वक्त ये इस बात से बेखबर थे कि इनका ये सपना कभी हकीकत नहीं बनेगा। 13 अप्रैल साल 1970 जब इनका स्पेसक्राफ्ट धरती से करीब 3,30,000 किलोमीटर दूर था, अचानक से इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। एक बहुत बड़ा धमाका जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर 10 वार्निंग लाइट्स और अलार्म्स बजने लगते हैं, बड़ी तेज। पता चलता है कि इनका एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरीके से फट चुका है और दूसरे ऑक्सीजन टैंक में हवा बड़ी तेजी से कम हो जा रही है। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोल को यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि इंस्ट्रूमेंट्स खराब होंगे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट उन्हें देखकर बताते हैं कि उन्हें खिड़की से दिख रहा है ये हवा लीक होए जा रही है। दूसरी तरफ इन्हें दिखता है कि इस धमाके की वजह से ये स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से इतना भटक गया है कि हर सेकंड ये धरती से किलोमीटर दूर जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद अपोलो 13 में बैठे एस्ट्रोनॉट्स धरती से इतनी दूर है कि एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। आज के दिन तक कोई भी इंसान धरती से इतना दूर नहीं गया है जितने ये 3 एस्ट्रोनॉट्स गए अपोलो 13 के मिशन के दौरान। चांद पर लैंड करना तो छोड़ो, अब सवाल इस बात का है कि क्या ये जिंदा धरती पर वापस लौटकर आ भी सकते हैं। ये है अपोलो 13 की दिल दहला देने वाली कहानी। Carbon dioxide levels in the lunar module rising. The main heat shield was not designed to operate in free space for extended periods of time. The crew were beginning to suffer. It was a dire state. It was a real emergency situation. साल 1961 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया के सामने वादा किया था कि वो दशक खत्म होने से पहले इंसानों को चांद तक पहुंचा देंगे। To achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. इस वादे को कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक रेस चल रही थी, एक स्पेस रेस। कौन टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे निकलेगा। साल 1969 में अपोलो 11 और अपोलो 12 दोनों मिशन सक्सेसफुल रहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स ना सिर्फ चांद पर कदम रखते हैं बल्कि सेफली धरती पर वापस लौट कर भी आ जाते हैं। जो वादा कैनेडी ने किया था वो पूरा होता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि इसके एकदम बाद लोगों का जो इंटरेस्ट था और सरकार का जो इंटरेस्ट था स्पेस में पैसा खर्च करने में, वो बड़ी तेजी से नीचे गिरता है। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लोग बड़े एक्साइटेड थे इंसान को पहली बार चांद पर कदम रखता देखकर, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार लोगों की इतनी एक्साइटमेंट नहीं बनी रह सकती थी। Public interest in the moon is fading fast. People believe Apollo 13 will just be another routine flight. इसी रीजन से अमेरिकन सरकार नासा का बजट कट कर देती है और कई फ्यूचर मिशंस जो आने वाले सालों में प्लान किए गए थे जैसे कि अपोलो 20 उन्हें कैंसिल किया जाता है। इसीलिए अपोलो 13 का मिशन एक बड़े क्रूशियल टाइम पर आता है स्पेस ट्रैवल के इतिहास में। नासा को अमेरिकन सरकार को प्रूव करना था कि स्पेस में पैसा खर्च करना अभी भी वर्थ इट है। इसलिए अपोलो 13 का प्राइमरी मिशन ऑब्जेक्टिव था ना सिर्फ इंस्पेक्शन और सर्वे करना चांद की मिट्टी की, बल्कि इंसानों की कैपेबिलिटी भी डेवलप करना चांद की एनवायरनमेंट में काम करने की। The main mission objective of Apollo 13 is the scientific exploration of the moon. We hope to find out a lot about the origin of the moon and from that the origin of our own planet the Earth. अपोलो 13 के स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन वैसा ही था जैसे पिछले स्पेस मिशंस का रहा था। मेनली 4 मेन कंपोनेंट्स थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनर मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। इस स्पेसक्राफ्ट को एक सैटर्न वी रॉकेट पर रखकर लॉन्च किया गया। तीनों एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे कमांड मॉड्यूल में जो कि स्पेसक्राफ्ट का मेन हिस्सा है, लेकिन बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। कमांड मॉड्यूल सिर्फ ये कोन शेप है जो सिर्फ 11 फीट लंबी है और जिसका 13 फीट का डायमीटर है। सारे इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, नेविगेशन गियर, रेडियोज, लाइफ सपोर्ट
सिस्टम और छोटे मोटे इंजन सब इस कमांड मॉड्यूल के अंदर थे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें ज्यादातर ऑक्सीजन थी एस्ट्रोनॉट्स के लिए। इसमें भी छोटे मोटे इंजन थे और फ्यूल सेल्स भी थे बिजली जनरेट करने के लिए। कमांड और सर्विस मॉड्यूल को अक्सर एक साथ जोड़कर कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल बुलाया जाता है, या CSM शॉर्ट फॉर्म। पूरे मिशन के दौरान ये एक साथ जुड़े हुए रहते हैं अंटिल जब एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस लौट रहे होते हैं, और धरती की ओर री एंट्री के वक्त ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं सिर्फ। तीसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल, जिसका काम एक्चुअली में चांद पर उतर कर जाना, और जब चांद पर काम पूरा हो जाए तो वापस जाकर CSM मॉड्यूल से अटैच हो जाना। चौथा हिस्सा लॉन्च एस्केप सिस्टम मिशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका काम है सिर्फ लॉन्च के वक्त अगर कोई हादसा हो जाए तो एस्ट्रोनॉट्स को बचाना। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर रॉकेट लॉन्च के दौरान कोई हादसा हो जाता है, आग लग जाती है, तो एस्ट्रोनॉट्स को ये सेफली इजेक्ट कर देता है, उस जगह से दूर ले जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जहां पर इस अबॉर्ट सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर लॉन्च में सब कुछ सही जाता है तो इस LES की आगे जरूरत नहीं होती और इसे इजेक्ट करके फेंक दिया जाता है। 11 अप्रैल साल 1970 अपोलो 13 की लॉन्च इस दिन सेफली और सक्सेसफुली होती है, तो इस LES सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स, कमांडर जिम लवेल, दूसरे लूनर मॉड्यूल के पायलट फ्रेड हेस और तीसरे कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्विगर्ट। इत्तेफाक की बात है कि ओरिजिनल प्लान के अनुसार इन तीनों में से किसी को भी इस मिशन के लिए नहीं चुना गया था। ओरिजिनली 3 अलग एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्हें इस मिशन के लिए चुना गया था, लेकिन उन तीनों के साथ कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से वो इस मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। यही कारण से ये 3 एस्ट्रोनॉट्स का क्रू टेक ऑफ करता है धरती से। इस रॉकेट को लॉन्च होता हुआ देखने करीब 2 लाख लोगों की जनता आई थी ग्राउंड पर। ये एक बहुत छोटा नंबर था अगर पिछले साल हुए अपोलो 11 के लिफ्ट ऑफ से कंपेयर किया जाए तो। उस दिन 7 मिलियन लोग आए थे रॉकेट लॉन्च होता हुआ देखने। नासा को एक बार फिर से एहसास होता है कि जनता का स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट कितनी तेजी से कम हुआ है। लेकिन मिशन की बात करी जाए तो ये स्पेसक्राफ्ट बड़े ही स्मूथली अपने लक्ष्य की ओर उड़ता है। इन्हें 3 दिन लगेंगे चांद के फ्रा माउरो क्रेटर पर पहुंचने में। ये चांद पर मौजूद एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है, एक क्रेटर है जिसमें माना जाता है कि बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ना सिर्फ चांद के बारे में बल्कि धरती के बारे में भी। उड़ान के पहले 2 दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब एस्ट्रोनॉट जैक स्विगर्ट रियलाइज करते हैं कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं। धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल से वो पूछते हैं क्या उन्हें एक्सटेंशन मिल सकती है। Have you guys completed your income tax? Yeah, Joe, I gotta. Hey, it's too funny. Things kind of happen real fast down there, and I do need an extension. I didn't get mine filed. I'm really serious. वहां हंसते हंसते उन्हें जवाब मिलता है कि मिल सकती है 60 डे की एक्सटेंशन उन्हें। इस कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि सब कुछ सही जा रहा था। पहले 2 दिन किसी भी तरीके की अड़चने नहीं आई मिशन में। मिशन के 46 आवर्स 43 मिनट्स पर कैप्सूल कम्युनिकेटर जो ड्यूटी पर थे उस वक्त वो कहते हैं कि स्पेसक्राफ्ट बहुत ही अच्छी शेप में है और हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। This Apollo Control at 46 hours, 43 minutes. Spacecraft's in real good shape as far as we're concerned, Jim. We're bored to tears down here. चीजें इतनी स्मूथली चल रही थी कि लोग बोर हो रहे थे। वैसे सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अपने आप को इंटेंशनली बोर होने का समय देना एक बहुत ही अच्छी चीज है मेरी राय में। मेरा मानना है कि अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को मैक्सिमाइज करना है तो दिन में कुछ समय आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। खाली समय जहां पर आप लिटरली कुछ नहीं कर रहे, बस बोर हो रहे हो। ये चीज माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही जरूरी है, स्पेशली आज के जमाने में कि 5 सेकंड भी कोई आदमी बोर होता है तो आज के दिन वो अपना फोन निकालकर स्क्रॉल करने लग जाता है। यही एक बड़ा राज है कि मैं अपना टाइम इतनी एफिशिएंटली कैसे मैनेज कर पाता हूं और इतने सारे वीडियोस आपको कंसिस्टेंटली दे पाता हूं, वो भी कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते करते। ऐसे ही और ढेर सारे सीक्रेट्स और प्रैक्टिकल टिप्स मैंने बताई हैं अपने टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। एक ऐसा कोर्स जो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देता है कि कैसे आप अपनी जिंदगी में चीजों के लिए और टाइम निकाल सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अभी तक जिन भी लोगों ने इस कोर्स को लिया है उन्हें बहुत बढ़िया लगा है। रिव्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप भी लेने में इंटरेस्टेड हैं, आप में से पहले 400 लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है 42% का, अगर आप कूपन कोड NASA42 यूज करेंगे तो। कोर्स का लिंक इस QR कोड को स्कैन करके मिल जाएगा आपको, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी आप देख सकते हैं। अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं तो जाकर ट्राई करके देखिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। मिशन का तीसरा दिन
13 अप्रैल क्रू को बताया जाता है कि उन्हें लूनार मॉड्यूल में कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और इसके अलावा उन्हें एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट करना है जहां पर वो कैमरे के द्वारा कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के इंटीरियर्स को दिखाएंगे दुनिया को। अब ऑडियंस का इंटरेस्ट इस चीज में इतना कम था कि किसी भी टेलीविजन नेटवर्क ने उस वक्त इस ब्रॉडकास्ट को दिखाया नहीं। कमांडर लवेल की वाइफ इस ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए मिशन कंट्रोल के वीआईपी कमरे में गई। ये टीवी ब्रॉडकास्ट खत्म होने के करीब 6.5 मिनट बाद धरती पर बैठे फ्लाइट कंट्रोलर्स एस्ट्रोनॉट स्विगर्ट को कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल वो एक बार जाकर चेक करें। इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं था, ये बस एक रूटीन चेक था सर्विस मॉड्यूल में मौजूद ऑक्सीजन टैंक्स का। और जैसे ही ये चेक हो रहा था अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ढेरों वार्निंग लाइट्स और अलार्म्स बजने लग जाते हैं। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को एक बड़ा झटका भी लगता है। कमांडर लवेल मिशन कंट्रोल को संपर्क करके कहते हैं, ह्यूस्टन, वी हैव हैड अ प्रॉब्लम। पता चलता है ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और दूसरे टैंक में ऑक्सीजन बड़ी तेजी से नीचे गिर रही है। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोल को पहले लगा था कि ये इंस्ट्रूमेंट्स गलत दिखा रहे होंगे, लेकिन यही सच्चाई होती है। सभी लोगों को अर्जेंटली एक्शन लेने की जरूरत थी अगर इन एस्ट्रोनॉट्स की जान को बचाना था तो। जो टीवी चैनल्स इस मिशन को बोरिंग बताकर खबरों में नहीं दिखा रहे थे, अब अचानक से ये न्यूज हेडलाइन बन जाती है। Apollo 13 to the moon is in serious jeopardy this morning and is not going to make a moon landing. स्पेसक्राफ्ट में मौजूद ऑक्सीजन टैंक्स स्फीयर शेप के थे जिनमें ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता था। इनके सेंटर में एक हीटर लगा हुआ था जिससे इस लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में कन्वर्ट करते थे। और अपोलो 13 पर सर्विस मॉड्यूल में ऐसे 2 टैंक लगे थे ऑक्सीजन के। ये जो टैंक नंबर 2 था, इसे ओरिजिनली अपोलो 10 में इंस्टॉल किया गया था, लेकिन वहां से मॉडिफिकेशन के लिए हटा दिया गया था और एक माइनर एक्सीडेंट हुआ था इसको लेकर। गलती से ये नीचे गिर जाता है रिपेयरिंग के वक्त और डैमेज हो जाता है। इसके अंदर की जो एक ट्यूब थी वो डैमेज हो गई थी और इंस्पेक्शन के वक्त किसी ने उसे देखा नहीं था। इसकी टेस्टिंग करते वक्त लोगों ने नोटिस किया था कि ये टैंक पूरा खाली नहीं होता था, तो बची कुची ऑक्सीजन को पूरा खत्म करने के लिए यहाँ पर हीटर्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उसे पूरा बॉयल ऑफ कर दिया जाए। बाद में हमें पता चलता है यहाँ अंदर लगाया गया जो थर्मोमीटर था वो मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिखा सकता था, लेकिन इस टैंक के अंदर जब ऑक्सीजन को हीट करने के लिए हीटर का इस्तेमाल किया जाता था तो टेम्परेचर 538 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता था। ये एक्सट्रीम हीटिंग किसी ने नोटिस नहीं करी क्योंकि थर्मोमीटर में दिखती ही नहीं थी। इसी एक्सट्रीम हीटिंग की वजह से इस टैंक के अंदर लगी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स थी उनकी इंसुलेशन डैमेज हो गई थी। मिशन के शुरू होने से पहले नासा के मैनेजर्स और इंजीनियर्स ने इस टैंक की जांच पड़ताल करके इस टैंक को अप्रूव किया था, लेकिन वो इस अंदर के डैमेज को देख नहीं पाए थे। और इसी की वजह से अपोलो 13 के मिशन के दौरान जब रूटीन चेक किया जा रहा था इस टैंक का तीसरे दिन पर और उन इलेक्ट्रिक वायर्स की वजह से एक स्पार्क होता है, ये टैंक फट जाता है। चांस की बात थी कि ये टैंक स्पेसक्राफ्ट के बाहर की तरफ लगा हुआ था। अगर ये स्पेसक्राफ्ट के अंदर लगा होता और वहां फटता तो इंस्टेंटली ये सारे एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते, लेकिन क्योंकि ये बाहर लगा था तो एक्सप्लोजन बाहर की तरफ हुआ और सर्विस मॉड्यूल में सिर्फ 13 फुट का एक पैनल डैमेज हुआ। इसके अलावा और क्या कुछ डैमेज हुआ था स्पेसक्राफ्ट में, एस्ट्रोनॉट्स इतने श्योर नहीं थे। अब सभी को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था, धरती पर वापस लौटने का कौन सा रास्ता लिया जाए। फास्टेस्ट तरीका धरती पर वापस लौटने का था कि स्पेसक्राफ्ट को उल्टा घुमा लिया जाए, लेकिन यह करने के लिए सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चलाना पड़ेगा। मेन इंजन जहां पर लोकेटेड था वो जगह काफी करीब थी जहां सीएसएम मॉड्यूल में धमाका हुआ था। कोई नहीं जानता था कि इंजन पर डैमेज हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा तरीका वापस लौटने का था धरती पर कि चांद की ओर जाया जाए और चांद के अराउंड सर्कल करके फिर वापस लौटा जाए धरती पर। इसमें सर्विस मॉड्यूल के इंजन को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें रिस्क ये था कि 4 से 5 दिन का समय लग जाएगा धरती पर वापस लौटने में। क्या एस्ट्रोनॉट्स के पास इतनी ऑक्सीजन और इतना पानी बचा है? नासा के फ्लाइट डायरेक्टर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, लंबा रास्ता वापस लिया जाएगा। Okay, here we go. Mid-course correction for free return. And I have your LEM. एस्ट्रोनॉट्स को कहा जाता है कि सीएसएम मॉड्यूल को शट डाउन कर दें वो इमीडिएटली और वापस लौटते समय वो लूनार मॉड्यूल को एक लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करें। ये डिसीजन काफी सेफ ऑप्शन था, लेकिन इसमें भी कई प्रॉब्लम्स थी। लूनार मॉड्यूल को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि उसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठ पाए करीब 20 घंटे के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उसका ओरिजिनल पर्पस था चांद पर लैंड करके वापस सीएसएम मॉड्यूल से अटैच हो जाना। लेकिन अब यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये 3 लोग बैठेंगे
रखेंगे उस लूनार मॉड्यूल के अंदर 4 से 5 दिन तक। लूनार मॉड्यूल के इंजन्स को भी इस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया था कि उन्हें बार बार फायर किया जा सके, तो ये भी कई मायनों में बहुत ही रिस्की चीज करी जा रही थी। अपनी सप्लाईज और एनर्जी बचाए रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को कहा जाता है कि स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सारे नॉन एसेंशियल सिस्टम्स को शट डाउन कर दें, इंक्लूडिंग जो हीटर्स लगाए गए हैं उसके अंदर। बिजली बचाना बहुत जरूरी है यहाँ पर। इस प्लान के अनुसार एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल में बैठ जाते हैं और पहली बार लूनार मॉड्यूल के इंजन्स को फायर किया जाता है। जब इंजन को चालू किया जाता है तो उसे बर्न कहा जाता है। तो पहला बर्न ये करते हैं अपने नए रास्ते पर आने के लिए। इस बर्न की मदद से ये चांद की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, द फार साइड ऑफ द मून। ये दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं धरती से इतनी दूर जाने वाले, और ये रिकॉर्ड आज तक अनबीटेबल है। अपने फर्देस्ट पॉइंट पर ये धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर थे। अब अगर ये इसी रास्ते पर बने रहे तो ये धरती पर पहुंच जाएंगे करीब 153 आवर्स आफ्टर लॉन्च। लेकिन ये टाइम मार्जिन बड़ा ही रिस्की था। अगर ये इतने समय बाद धरती पर पहुंचेंगे तो जो खाना और पानी वहां मौजूद है, जो ऑक्सीजन मौजूद है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, वो सिर्फ 1 घंटे की बचेगी। ग्राउंड पर मौजूद नासा की टीम का मानना था कि ये मार्जिन बहुत कम है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को कहा जाता है लूनार मॉड्यूल के इंजन को दूसरी बारी बर्न करो। पहले मिशन कंट्रोल में बैठे इंजीनियर्स ने बहुत सारी कैलकुलेशंस करी थी ये पता लगाने के लिए कि लूनार मॉड्यूल का इंजन ये दूसरा बर्न हैंडल कर भी पाएगा या नहीं। ये कैलकुलेशंस सही प्रूव होती हैं जब दूसरा बर्न किया जाता है, जिसकी मदद से 153 आवर्स का फ्लाइट टाइम अब 143 आवर्स पर आ जाता है। 11 घंटे का मार्जिन ऑफ सर्वाइवल। इससे पहले कि एस्ट्रोनॉट्स रिलैक्स होकर बैठ पाए, एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन। इन स्पेसशिप्स में दोस्तों ऑक्सीजन टैंक्स होने के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर्स होते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स सांस लेते हैं अंदर ऑक्सीजन, मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हटाया नहीं जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाएगी जो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। इसलिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्ट करे और लिथियम कार्बोनेट बने। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि लूनार मॉड्यूल में जो कैनिस्टर्स रखे थे लिथियम हाइड्रोक्साइड के, वो सिर्फ 2 लोगों के लिए बने थे 2 दिन सरवाइव करने के लिए। लेकिन यहाँ 3 लोग मौजूद थे जो 4 दिन तक सरवाइव करना चाह रहे थे। अच्छी चीज यहाँ पर यह थी कि कमांड मॉड्यूल में भी कुछ कैनिस्टर्स रखे थे, लेकिन उनका जो फिल्टर था वो स्क्वायर था और यहाँ लूनार मॉड्यूल वाले सर्कुलर शेप के थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राउंड पर मौजूद एक्सपर्ट्स के पास 24 घंटे का समय था। एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट करके बताते हैं कि उनके आसपास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। प्लास्टिक बैग्स, कार्डबोर्ड, कुछ सूट के होजेस, कुछ डक्ट टेप, कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। और कुछ ही घंटों बाद एक्सपेरिमेंट करने के वो एक कॉन्ट्रैप्शन बनाते हैं जिससे ये सब काम कर सके। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने के बाद एक नया डिवाइस बनाया जाता है वहां मौजूद चीजों से, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वापस नीचे गिरता है। कमांडर लोवेल अपनी किताब लॉस्ट मून में बताते हैं कि द कॉन्ट्रैप्शन वाज़न्ट वेरी हैंडसम बट इट वर्कड। जो चीज इन्होंने बनाई थी वो कुछ ऐसी दिखती थी। इस पूरे रेस्क्यू मिशन में छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा था। एस्ट्रोनॉट्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि दिन में एक आदमी 200 मिलीलीटर से ज्यादा पानी ना पिए, क्योंकि अगर ज्यादा पानी ये पिएंगे तो इन्हें यूरिनेट करने की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में इनके पेशाब की क्वांटिटी स्पेसशिप की डायरेक्शन बदल सकती थी। इसलिए इतना कम पानी पीकर ये सरवाइव करते रहते हैं। ये 3 एस्ट्रोनॉट्स टोटल में 14 किलो वेट लूज कर देते हैं। एस्ट्रोनॉट हेज को तो एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है। 4 दिन बाद जब अपोलो 13 का स्पेसक्राफ्ट वापस धरती की ओर पहुंचता है, एस्ट्रोनॉट्स रियलाइज करते हैं कि एक और बर्न करने की जरूरत पड़ेगी। इनकी कैलकुलेशंस में इन्होंने लैंडर पर मौजूद कूलिंग वेपर को अकाउंट में नहीं लिया था। इसकी वजह से पूरा स्पेसक्राफ्ट रास्ते से भटक रहा था। कमांडर लोवेल एक और बर्न करते हैं लूनार मॉड्यूल का, जिससे स्पेसक्राफ्ट वापस ट्रैक पर आता है। थैंकफुली ये स्पेसक्राफ्ट तीसरे बर्न को भी सहन कर पाता है, इवन दो इस लूनार मॉड्यूल को सिर्फ एक बर्न करने के लिए बनाया गया था। पूरी दुनिया अब दिल थाम के न्यूज चैनल्स को देख रही थी और एस्ट्रोनॉट्स के धरती पर वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। एस्ट्रोनॉट के फैमिली मेंबर्स और दोस्त सब साथ में बैठकर टीवी पर इसे होता हुआ देख रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात का था, जब ये टूटा हुआ स्पेसक्राफ्ट धरती की एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, जो हीट इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्या ये स्पेसक्राफ्ट उसे सस्टेन कर पाएगा? क्या एस्ट्रोनॉट्स अंदर बैठे जिंदा बच पाएंगे? इस चीज के लिए एस्ट्रोनॉट्स को लूनार मॉड्यूल से वापस कमांड मॉड्यूल में लौट जाना था, क्योंकि सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही धरती के अंदर री एंट्री के लिए बनाया गया था। जैसे ही ये कमांड मॉड्यूल धरती की एटमॉस्फेयर से गुजरता है,
एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है। ये चीज होनी नॉर्मल बात थी क्योंकि हवा की आयनाइजेशन से जो रेडियो वेव्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और कम्युनिकेशन नहीं हो सकता ग्राउंड पर मौजूद नासा के एम्प्लॉयज और स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के बीच। आमतौर पर ये कम्युनिकेशन ब्लैकआउट 2 से 3 मिनट के लिए होता है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यहाँ का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट मैक्सिमम 3 मिनट के लिए होगा। 3 मिनट पूरे होते हैं लेकिन कोई जवाब दूसरी तरफ से सुनाई नहीं देता। 10 सेकंड गुजर जाते हैं, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 4 मिनट बाद भी स्पेसक्राफ्ट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन वापस नहीं आया। क्या एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच पाए या नहीं? 4 मिनट 27 सेकंड बाद फाइनली दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन आती है। टेलीविजन पर देख रही जनता की जान में जान आती है। तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच गए हैं। कमांड मॉड्यूल पर पैराशूट डिप्लॉय होता है और वो पैसिफिक ओशन के अंदर धीरे से जाकर गिर जाता है। Teamwork was necessary. Good leadership, initiative to think outside of the box when things go wrong. How do we repair them? Those are the 3 things that were absolutely necessary. ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स खुशी-खुशी घर वापस लौटते हैं। हालांकि ये मिशन फेल रहा। इन तीनों में से किसी भी एस्ट्रोनॉट ने चांद पर कदम रखा नहीं, लेकिन फिर भी अपोलो 13 का ये मिशन इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना लेता है। अपोलो 13 के इस ऐतिहासिक रेस्क्यू मिशन और एस्ट्रोनॉट्स की बहादुरी को दर्शाते हुए इस पर कई किताबें लिखी जाती हैं और फिल्में बनती हैं। इस इंसिडेंट में इन्वेस्टिगेशन के बाद कई सारे सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं नासा के द्वारा, जिससे कि आगे आने वाले फ्यूचर के मिशंस में ऐसा कोई हादसा दोबारा नहीं देखने को मिलता। अपोलो 13 के बाद अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 सारे मिशंस सक्सेसफुल रहते हैं। 7 दिसंबर 1972 अपोलो 17 आखिरी मिशन होता है नासा का अपोलो प्रोग्राम में। इसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स 3 दिन बिताते हैं चांद के सरफेस पर, और यह आखिरी बार था आज के दिन तक जब इंसान चांद पर गए। क्या कारण इसके पीछे? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा मेरे अपोलो 11 वाले वीडियो में। इस वीडियो में मैंने नील आर्मस्ट्रांग के मिशन को डिस्कस किया है, यहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।